हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज द्विवेदी आज आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। और इससे पहले मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन उसके सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप इसकी प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से सारे वीडियो उसको देखिए और उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा आपको ये टॉपिक। क्लियर? ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। आपके पास हायर ऑर्डर का मतलब ये है कि जब आपके पास ऑर्डर मोर देन वन होगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑर्डर मोर देन वन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो कुछ कुछ इस टाइप से लिखी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जैसे लिख रखी है dn y upon dxn plus a1 dn minus 1y dxn minus 1 plus a2 d power n minus 2y upon dxn minus 2 plus a3 up to dash 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 an minus 1 dy by dx plus an और y, ठीक है। here a1 a2 a3 up to dash 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 an, these are the constant। ये यहाँ पे लिख भी रखा है, आप देखिए, these are the constant, इसीलिए इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर मतलब ये जो ऑर्डर लिख रखा है, आप देखिए डी एन, एन ऑर्डर हो सकता है यहाँ पे। एन ऑर्डर आपके पास 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लाइक कितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो सकता है। और उसके साथ ये a1 a2 a3 ये सारे कांस्टेंट इंक्लूड होंगे, इसीलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। And the right hand side is only q, where q is the function of x only, not y। ये आप याद रखिएगा, इस हायर ऑर्डर में ये जो आपको राइट हैंड साइड में q दिया होगा, q इज अ फंक्शन ऑफ x। देन यहाँ पे कुछ नोटेशन है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। बेसिकली हम पूरा dy dx को अगर ना लिखें तो हम इस dy dx को क्या पुटअप करेंगे, कैपिटल D, क्लियर। या इसके डबल ऑर्डर को डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या पुटअप करेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर। ऐसे अप टू डैश डैश डैश, अगर आपके पास nth ऑर्डर है डी एन डी एक्स एन, उसको हम लोग क्या रखेंगे, डी एन, ठीक है। जस्ट अ शॉर्ट टर्म नोटेशन फॉर डी वाई बाई डी एक्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज टू डी स्क्वायर एंड डी एन अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू डी एन, ठीक। ये मैंने लिख भी रखा है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार स्लाइड को, क्लियर। ओके, यहाँ पे देखिए इसी टर्म को, ये जो आपको डिफरेंशियल का फॉर्म दे रखा है, इसको शॉर्ट नोटेशन के फॉर्म में मैंने उसको पुटअप कर दिया कि डी एन प्लस ए एन डी एन माइनस वन ए टू डी एन माइनस टू अप टू डैश 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 डैश, ये इसी का एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस पूरी फंक्शन को हमने बोल दिया कि फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर दिस विल बी जीरो। अब यहाँ पे ये जो आपके पास फंक्शन बना कि एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म बना। अब देखिए y, अगर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो है तो उसके लिए मस्ट कंडीशन है या तो एफ ऑफ डी जीरो होगा या तो y जीरो होगा, और y जीरो हो नहीं सकता यहाँ पे, y कॉन्ट बी जीरो बिकॉज y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। इफ y इज जीरो सो डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी फिनिश। अगर y ही जीरो हो गया तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, तो y कभी जीरो हो नहीं सकता। दैट मीन्स एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, यही मैंने लिख रखा है, ये देखिए आप, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। ये जो क्यू के फॉर्म में रखा है, याद रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा कि देखिए एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, इसका अगर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होता है हमारे पास, ये याद रखिएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, क्लियर। सी एफ क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, ये यहाँ मैंने लिख भी रखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। एंड पी आई इज फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। दो चीजें आप याद रखिएगा कि सी एफ हमेशा इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से निकलेगा, एल एच एस से,
और पी आई हमेशा इक्वेशन के राइट हैंड साइड से फाइंड आउट होगा। पी आई इज डिपेंड ऑन क्यू, कि ये क्यू क्या है, इसके लिए हम लोग अलग केस पढ़ते हैं, और सी एफ के लिए हम लोग अलग केस पढ़ते हैं। सी एफ इज फॉर स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अगर ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की मिलती है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई व्हेन क्यू इज इक्वल टू जीरो। इफ क्यू इज इक्वल टू जीरो हो, दैट मे बी हो सकता है कि आपके पास क्यू की वैल्यू जीरो हो, देन दिस इक्वेशन इज एफ ऑफ डी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में आपके पास क्यू जीरो है, और क्यू से हमारे पास क्या इक्वेशन का क्या निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब क्यू जीरो है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। ऐसे केस में इस इक्वेशन की जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सी एफ, क्योंकि पी आई क्या हो जाएगा, जीरो। तब हम इसको क्या बोलेंगे, वाई सी एफ। यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा कब, व्हेन क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर आपके पास इफ q is equals to 0, then complete solution of the given differential equation is y is equals to cf. If q is a function of x, then complete solution of the given differential equation is y is equals to cf plus pi. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हमको कैसे निकालना है, सी एफ कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए उसको उसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रखा है मैंने, है ना, दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, आप क्या करोगे, जो आपके पास एफ ऑफ डी का फॉर्म रखा हुआ है, ये तो आएगा नहीं, जो आपके पास एफ ऑफ डी का फॉर्म रखा हुआ है इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, इसमें आप क्या पुटअप कर दोगे, हमेशा रखेंगे डी बराबर एम, आप याद रखिएगा। ठीक है, एम इज आर्बिट्री कांस्टेंट, सो आर्बिट्री वेरिएबल। ठीक है, तो ये एम जब डी इज इक्वल टू आप एम पुटअप कर दोगे तो ये एम के टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, मतलब आपके पास जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ऑर्डर का आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट होगा। और जब ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट होगा उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब उसका अगर ऑर्डर 2 है तो उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर उसका ऑर्डर 3 है तो आपको 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर उसका ऑर्डर 4 है तो आपको 4 मिलेंगे। और अगर n है तो आपको n सॉल्यूशन उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के मिलेंगे। क्लियर? अब जितने भी सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ उसके ऑर्डर पे, कि उसका ऑर्डर कितना है। जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? सो वर्किंग रूल क्या है सी एफ को फाइंड आउट करने का, सी एफ कब, व्हेन क्यू इज इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा, अगर क्यू जीरो है तभी सी एफ निकलता है, क्योंकि हम क्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप सी एफ निकाल रहे हो तो क्यू विल बी जीरो। तो सी एफ, तो ये देखिए हमने क्यू को जीरो ही रखा हुआ है। यहाँ से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट किया विच इज इन टर्म्स ऑफ एम। एम को आप सॉल्व करेंगे, अभी मैं इसका क्वेश्चन भी बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 2 रूट फाइंड आउट होंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सी एफ केस 1 क्या बोलता है, केस 1 का कहना है कि जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसके कितने रूट हैं। ठीक है, केस 1 क्या बोलता है, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल भी होनी चाहिए और अलग भी। रियल का मतलब है जो इमेजिनरी ना हो, वो सब कुछ रियल में आ जाता है। और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। लाइक मैंने एम को ये जैसे लिख रखा है कि एम अगर आपको मिला, मान लो M1 M2, अगर एक ऑर्डर का है तो एक ही मिलेगा। अगर 2 ऑर्डर की ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो M1 M2 मिलेगा। 3 ऑर्डर की इक्वेशन है तो M1 M2 M3 मिलेगा। ऐसे ही जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल होगा,
डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास होगी, उतने ही m के रूट मिलेंगे आपको। ठीक है, अब m1 m2 m3 जितने भी आ गए, अब इसके अगर दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट है तब आप उसका CF क्या लिखेंगे, CF इज इक्वल टू नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना है, इनको जैसा फॉर्म बता रहे हैं बस वैसे ही लिखते जाना है। C1 e टू दी पावर एक रूट है तो आप खाली m1x लिख दीजिए, दो रूट है तो इसके साथ एक और कांस्टेंट जोड़िए C2 e टू दी पावर m2x कर दीजिए। मान लीजिए तीन रूट है आपके पास तो इसके आगे और इंक्लूड कर दीजिए। तो जितने भी हो आपके पास रूट वो सब ऐसे ही डॉट डॉट करते आप इंक्लूड करते हुए चले जाएंगे। ये कब होगा, जब m की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी और डिस्टिंक्ट होगी। क्लियर। अब इसी में दूसरा केस आता है, दूसरा केस क्या बोलता है कि इफ रूट्स क्या हो आपके पास, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल और इक्वल कहने का मतलब ये है कि जब m बराबर, ये मैंने लिया और दोनों रूट क्या हो, m1 और m2, दो रूट तो आए, m1 और m2 तो आए, लेकिन ये दोनों बराबर है, इक्वल है, मतलब m1 बराबर m2 है ना। सो वी कैन से दैट कि m1 m2 दोनों को हम अगर m पुटअप करते हैं, मान लीजिए दो दो मिल गए, तीन तीन मिल गए। अच्छा, जरूरी नहीं कि दो ही रूट हो, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर दो है तो उसके दो रूट मिलेंगे, हो सकता है तीन रूट हो, तीनों इक्वल हो सकता है चार हो, चारों इक्वल हो सकते हैं। तो जैसा फॉर्म होता है CF का आप वैसा ही रखते जाइए CF। अगर दो, मैं दो के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही सीक्वेंस आगे भी जितने रूट होंगे उन सभी के लिए चलता है। देखिए मैं आगे के लिए भी बता दूंगा। अगर अभी दो के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ कि अगर m1 और m2 दोनों बराबर है तब कैसे लिखोगे, C1 प्लस एक्स इंटू C2। अगर दो रूट बराबर है तो यहाँ x आएगा और e टू दी पावर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो चाहे m1x लिख दो चाहे m2x, या मैंने अगर दोनों को m मान लिया है तो आप mx रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए लेकिन अगर तीन रूट इक्वल है, लाइक m1 बराबर m2 बराबर m3, तीन इक्वल है, आपके मन में सवाल उठेगा कि तीन होंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए क्या होगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स इंटू C2 तो रहेगा ही। अब तीसरा भी इक्वल हुआ है तो x को एक पावर इंक्रीज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू C3 कर दीजिए और e टू दी पावर mx। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर चार होंगे तो इसमें एक कांस्टेंट और जोड़िए और x क्यूब हो जाएगा। लाइक अगर चार मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए C1 प्लस एक्स इंटू C2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू C3 प्लस एक्स क्यूब इंटू C4 और इंटू में e टू की पावर। ठीक है, इससे ऊपर हालांकि आरजीबी में आपको मिलेगा नहीं, मैक्स टू मैक्स 3 और फोर्थ ऑर्डर, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने वो आपको दो तीन के लिए, चार के लिए, सभी के लिए इसमें आप इंक्लूड करते जाते हैं और आपको नेक्स्ट CF मिलता जाएगा। ठीक है, नोट करना हो नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्लाइड में तो लिखा हुआ है, मैंने उसी को जस्ट रीड आउट किया है और आपको समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद तीसरा आता है कि अगर रूट्स आपके पास क्या हो, इमेजनरी, और अगर इमेजनरी है तब क्या करना है आपको, रूट्स अगर आपको इमेजनरी मिल गए, तीसरा केस क्या बोलता है, इफ रूट्स आर इमेजनरी। ठीक है, और इमेजनरी रूट हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इमेजनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में होता है। कॉन्जुगेट मतलब हमेशा कभी भी कॉन्जुगेट नंबर एक नहीं होता, दो होते हैं। रूट अगर कॉम्प्लेक्स में है तो वो हमेशा पेयर में होंगे, आप हमेशा याद रखिएगा। अगर रूट्स अगर इमेजनरी है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, तो हमेशा वो फॉर्म कैसा होगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के टर्म में, कुछ इस टाइप से होगा, याद रखिएगा। एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में, अगर एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में, ऑलवेज कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी होता है हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं कि अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में 100% होगा, जहाँ पे अल्फा इसका रियल पार्ट होता है और बीटा इसका इमेजनरी पार्ट होता है, हमको याद रखना। ठीक है, तब आपका CF क्या होगा, देखिए CF इस केस में क्या होगा, CF आपको C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, इसके साथ तो बीटा आता है मतलब इमेजनरी टर्म,
और इंटू ई टू दी पावर अल्फा एक्स। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना। अब आपके मन में ये सवाल उठे कि यहाँ पे तो 2 रूट है, पेयर में है, तो 2 रूट तो चलिए ठीक है, मान लीजिए 3 रूट है, क्यूबिकल इक्वेशन है, 3 रूट मिले, तो अगर 3 रूट हैं तो 2 रूट तो पेयर में होंगे तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन तीसरा रूट फिर 100% वो डिस्टिंक्ट होगा। वो हम केस में ये नहीं बोल सकते कि तीसरा इमेजनरी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट सिंगल नहीं होते, हमेशा पेयर में होते हैं। तो अगर 3 रूट है तो 2 ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एक 100% उसका रियल होगा। अब वो रियल कुछ भी हो सकता है, तो अगर रियल है, मान लीजिए m की वैल्यू 2 भी आती है, तो फिर जो मैंने आपको फर्स्ट केस बनाया इसके आगे लिख दीजिए। मान लीजिए फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, तब डेफिनेटली इसके 4 रूट होंगे। अब 4 रूट में है तो हमारे पास कंडीशन बन सकती है, हो सकता है दोनों रूट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो, ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, अगला भी दोनों, मान लीजिए ये अल्फा प्लस आई बीटा मिला, या आप चाहें तो यहाँ अल्फा 1 बीटा 1 कर दीजिए, जब 4 रूट हो आपके पास। ठीक है, तो बाकी के दोनों कैसे मिल जाए, अल्फा 2 प्लस माइनस आई बीटा 2। तो कुछ नहीं करना है, आप इसके आगे उसको भी ऐड करके लिख दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए C1 C2 कांस्टेंट आप यहाँ ले चुके हो, आगे C3 और C4 को इंक्लूड कर दीजिए, फिर यहाँ पे आपको बीटा 1 करना पड़ेगा, ये बीटा 1 हो जाएगा, ये भी बीटा 1 हो जाएगा, और ये अल्फा 1 हो जाएगा, जब 4 रूट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो क्या आएगा, C3 cos बीटा 2x प्लस C4 cos बीटा 3, सॉरी बीटा 2, क्लियर, बीटा 3 बीटा 2 x, और इसको बंद कर दीजिए, इंटू ई टू दी पावर, यहाँ अल्फा 1 एक्स था और इसके लिए क्या आ जाएगा, अल्फा 2। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी रूट हो आपके पास, या तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या तो वो रियल और इक्वल होंगे, और या फिर रूट इमेजनरी होंगे। इमेजनरी होंगे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ इस फॉर्म में रखेंगे। जैसे एक मैक्सिमम टाइम एक एग्जांपल आता है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखिए कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको क्या रखें। मान लीजिए m की वैल्यू तुमको मिली क्या, तुमको मिला प्लस माइनस 2i, क्लियर। अब हमको दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे भी आयोटा अगर आपके रूट में इंक्लूड होता है, इसका मतलब उसके रूट क्या है, इमेजनरी है। आई यहाँ पे दिख रहा है हमको, मतलब ये किस केस में आएगा, इस वाले केस में, थर्ड केस में, दिस रूट विल बी इमेजनरी। सो आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा, और 2 क्या हो जाएगा, बीटा। तब आप रूट कैसे लिखेंगे, CF क्या हो जाएगा इसका, C1 cos बीटा x, और बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो दिस विल बी 2x प्लस C2 sin बीटा x। ठीक है, कई बार सिर्फ आई इमेजनरी टर्म ही दिखेगा, रियल टर्म हो सकता है ना लिखा हो, और अगर रियल टर्म नहीं है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। आप इसको लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको ई टू दी पावर अल्फा एक्स और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगर आप 0 रखोगे और ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो नेक्स्ट लाइन में यही आ जाएगा आपके पास, क्या, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। मैंने यहाँ पे बीटा लिख दिया है फ्रिक्वेंटली फॉर्म में, आप उसको 2 कर लेना, क्लियर, ये 2x, बस यही आपका CF होगा। मैंने लगभग आपको आने वाले क्वेश्चंस में जो जो कंडीशंस हो सकती है वो मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और भी क्या हमारे पास केस हो सकते हैं उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास सामने लिखा हुआ है, मैं ये रिमूव करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको हटाते हैं। मैं यहीं पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे CF निकाल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे Q की वैल्यू आपको 0 ही दे रखी है, बेटर है। आप चाहें तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसा मैंने बोला, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही लिखा होगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, d2y/dx² प्लस 5 इंटू dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इस 0 को देख के ही हमको समझ जाना है कि इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ CF होगा। क्यों, क्योंकि
राइट हैंड साइड से पी आई निकलेगा और यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है 0। क्यू ही डिसाइड करता है कि इसका पी आई क्या होगा, लेकिन यहाँ क्यू की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इस इक्वेशन का पी आई निकलेगा ही नहीं। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ, सिर्फ सी एफ निकलेगा। और सी एफ कैसे निकलेगा, आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि d को हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, डी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कुछ इसी टाइप से हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। इसी को अगर ऐसे लिखोगे तो ये कैसा आएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस 5dy प्लस 6y और इज इक्वल टू 0। अगर y को आप कॉमन लेते हो तो डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 और इंटू में y, यही अभी मैंने जब आपको इससे प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, तो ये एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आप जब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप बनाते हो तो देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इसकी बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपके पास टर्म बना हुआ है, आप इसमें पुट करेंगे क्या, d बराबर m, और जैसे ही d बराबर m रखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे वहीं पे ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये कभी 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब है कि ये 0 है और ये 0 है, तो d बराबर m रख दीजिए। वहाँ पे क्या आएगा, m स्क्वायर, यहाँ पे रखिए d की जगह पे m रखिए, तो m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, दिस विल बी 0। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया। क्वाड्रेटिक का ही क्यों बना, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 दे रखा था, जब 2 रखा था तो ये क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म बनेगा। अगर इसका ऑर्डर 3 होता ये क्यूबिकल इक्वेशन बन जाती, इसका ऑर्डर 4 होता तो ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाता, अगर इसका ऑर्डर 5 होता तो ये उसके आगे पावर 5 हो जाती। अगर इसका ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है तो इसके 2 रूट मिलेंगे, क्यूबिकल के फॉर्म में होगा तो इसके 3 रूट मिलेंगे, मतलब क्यूबिकल मैक्सिमम जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 4 बाई क्वाड्रेटिक होगी तो फिर इसके 4 रूट मिलेंगे। ये इसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का मैक्सिमम रूट कितना है और उसके कितने रूट आपको फाइंड आउट होंगे। अभी यहाँ पे 2 हैं, आप इसको नॉर्मली मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो, या वैसे भी दिख रहा है कि m+2 और m+3 है। चलिए मैं आपको 10th वाला भी पढ़ा देता हूँ। आप 6 को मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 6 इंटू 1 6 होगा, 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे 5 आ जाए, तो 3 टू द 6 होता है, 3 और 2 को ऐड करें तो 5 आ जाता है। रख दीजिए m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 विल बी 0। हालांकि ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। m को कॉमन ले लीजिए, सो m+3 प्लस 2 इंटू m+3 कॉमन ले लीजिए इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा m+3 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा m+2 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो या तो m+3 बराबर 0 होगा, सो m बराबर -3, और या फिर m+2 बराबर 0 होगा, सो दैट विल बी m इज इक्वल टू -2। यहाँ से 2 फैक्टर मिले m के, आपको दिख रहा है, एक है -3 और एक है -2। दोनों फैक्टर्स या दोनों रूट ये आपके क्या है, पहली बात तो ये रियल है और दूसरा दोनों डिस्टिंक्ट भी है। दिख रहा होगा ये -3 है, ये -2 है, ना तो ये इक्वल है ना ये इमेजनरी है, ये रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, सबसे पहला केस जिसमें हमने आपको बताया कि रूट्स आर, हम यहाँ लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। सो CF विल बी C1 e to the power m1x प्लस C2 e to the power m2x। एक को आप m1 कंसीडर कर लो और एक को आप m2 कंसीडर कर लो, रख दीजिए इनकी वैल्यू, तो C1 e to the power m1 की वैल्यू है -3 into x प्लस C2 e to the power m2 की वैल्यू है -2, तो यहाँ -2 रख दीजिए, ये हो जाएगा उसका CF। अब मैं कंप्लीट सोल्यूशन की बात करूँ तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा इसका, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF और y बराबर CF जो है, क्योंकि इसमें PI क्या होगा 0, ठीक, तो C1 e to the power -3x प्लस C2 e to the power -2x, ये आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसमें PI तो निकालना ही नहीं था, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को रखा है कि पहले आपको CF निकालना अच्छे से आना चाहिए। जब CF आएगा
तभी आपको आगे पीआई भी समझ में आएगा। अगर यही चीज़, क्योंकि सबसे पहले तो सीएफ ही निकालना होगा, देन उसके बाद हम पीआई के केस पढ़ेंगे। तो पहले सीएफ के केसेस आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि रूट क्या है, रियल है डिस्टिंक्ट है, या रियल है इक्वल है, या फिर इमेजनरी है। इन्हीं तीनों केसेस से मिलके और भी मैंने आपको 3 केस बनाए, हो सकता है 2 केस इक्वल हो जाए, हो सकता है 4 रूट मिल रहे हैं, 2 इक्वल हो, 2 डिस्टिंक्ट हो सकता है 4 रूट में दोनों इमेजनरी मिल रहे हों, हो सकता है कि 3 रूट डिस्टिंक्ट मिल रहे हों, और मतलब 2 इक्वल मिल रहे हों, 2 डिस्टिंक्ट मिल रहे हों। तो दोनों केसेस को मिला के एक नया केस, कई बुक्स में आपको मिलेगा कि वो 4, 5, 6 केस बना देंगे, लेकिन जो मेन केस है वो यही 3 है। अब इन मैंने आपको तीनों सेपरेट करके बताए हैं। हो सकता है पहला और दूसरा मिक्स करके आ जाए, हो सकता है दूसरा तीसरा मिक्स करके आ जाए, हो सकता है तीसरा और पहला मिक्स करके आ जाए। वो डिपेंड करेगा कि आपको जो क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दे रखा है वो क्या है। ठीक है, तो अगर 2 है तो फिर 2 ही रूट मिलने हैं, और अगर 3 हो जाएगा तो 3 मिलेंगे। 3 में हमारे पास चॉइस हो सकती है कि हो सकता है कि 2 इक्वल मिल रहे हों, एक अलग मिल रहा हो, तो फिर 2 केस लग जाएंगे दोनों में कंसीडर करके। अगर कहीं ऐसा आता है किसी क्वेश्चंस में तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के M2 के पहली यूनिट के ही सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर इसमें डले हुए हैं। एक एक करके आप सारा वीडियो देखिए, आपको क्लियरली सारी चीज़ें आगे की भी समझ में आएंगी। क्लियर? तो आप पहले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन सारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए और फुली देखिए। ऐसा नहीं कि हमने बढ़ा के देख लिया तो हमको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर है क्या। मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब ये तो सीएफ के लिए बताया था, अब ये पीआई की बारी आती है, क्योंकि मेन फंक्शन आपका पीआई का ही है। ठीक, तो देखिए पीआई क्या, पीआई के लिए भी सेम वही चीज। अब पीआई के लिए हमको लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ राइट साइड से मतलब होता है कि क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वो है क्या, ई टू द पावर एक्स है कि साइन एक्स है कि एक्स है कि कॉस एक्स है कि tan एक्स है, क्या है आखिर वो। फंक्शन ऑफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एल्जेब्रिक भी हो सकता है, आपका एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, लाइक दैट कुछ भी। क्लियर? तो वो क्यू पे डिपेंड करेगा। यही एफ ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे भी लिखा है, ये वही फॉर्म बनी हुई है। क्लियर है? पीआई याद रखिएगा हमेशा, ये पीआई का फॉर्म जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसको हम पीआई कैसा लिखेंगे, 1/f(d), जो डी का फंक्शन बना था ना उसको यहाँ पे लिखिए, और क्यू जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो वो होगा। ऐसे तो पीआई फाइंड आउट करेंगे हम। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इस क्यू पे केसेस पे डिपेंड करेगा, उसको हम अब ये जनरल फार्मूला पीआई के देख लीजिए। आप देखिए, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा। डी क्यू का मतलब है, क्यू तो फंक्शन ऑफ एक्स है ही आपके पास, डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डिफरेंशिएट क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? डी स्क्वायर क्यू का मतलब है डिफरेंशिएट क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर डी क्यूब कर दूंगा तो डिफरेंशिएट क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स। ऐसे ही जैसे डी क्यू होता है वैसे 1/d, तो 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 टाइम। और अगर 1/d² ऑफ क्यू है दैट मीन्स इंटीग्रेट क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 2 टाइम के लिए बताया है। अगर ये n टाइम भी होगा तो आप n टाइम 1/d⁴n है तो मतलब क्यू को आपको n टाइम्स इंटीग्रेट करना है। अगर सिर्फ d लिखा हुआ है या d² लिखा हुआ है तो जितनी उसकी पावर है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना है, और अगर 1/d लिखा हुआ है तब d की पावर जितनी होगी उतनी बार q को इंटीग्रेट करना है। तो d का मतलब डिफरेंशिएशन एंड 1/d मीन्स इंटीग्रेशन। क्लियर? चलिए, नोट करना है क्या? ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पहला केस क्या बोलता है हमको, ये बहुत ही आसान सा केस होता है, सबसे आसान यही होता है, इसीलिए सिर्फ ये सिंगल केस आरजीपीवी में कभी आता भी नहीं। क्लियर? अगर आप ये सोचें या आपको e टू दी पावर x दे देगा, जब बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर बनाना होगा तभी ये केस को देते हैं, लेकिन हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे मल्टीप्लाई में और भी केसेस आते हैं। तो देख लीजिए, अगर q की वैल्यू e टू दी पावर ax है, ठीक है, q इज इक्वल टू क्या है आपके पास, e टू दी पावर ax के फॉर्म में है। आपके पास a कुछ भी हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल में बताता हूँ, e टू दी पावर x है तो a की वैल्यू 1 है, e की पावर 2x है तो a की वैल्यू 3 है, 2 है, a की वैल्यू अगर e टू दी पावर माइनस x है तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, -1। जैसे यहाँ इस केस में a की वैल्यू क्या है, 1, इस केस में a की वैल्यू क्या है, 2, इस केस में a की वैल्यू क्या है, -1। इस टाइप से हम इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि a का ही खेल है आपके पास। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे 1/f ऑफ डी, ये तो पी आई का केस लगे ही हो, 1/f ऑफ डी ई टू दी पावर एक्स। आपको इस केस में कुछ भी नहीं करना है, ये 1 डी की को, जैसे मैंने ये बताया कि पी आई क्या 1/f ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स है, तो पी आई का सोल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। इसमें हम क्या कर देंगे, 1/f ऑफ डी इज इक्वल टू ए पुटअप कर दीजिए ई टू द पावर एक्स, यही पी आई हो जाएगा उसका। क्लियर? जो भी ए की वैल्यू आपको यहाँ मिलती है उसको आप डी से रिप्लेस कर दीजिए, वही उसकी पी आई हो जाएगी। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है कि जब आप एफ ऑफ डी बराबर ए रखते हो तो ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जीरो नहीं आना चाहिए। क्लियर? ये जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो आ गया तो अगर ये डिनोमिनेटर की टर्म कभी भी जीरो हो गई, इसका मतलब कि पूरा पी आई खत्म हो गया, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? तो ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर इनकेस जीरो आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो बोला हुआ है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और अगर जीरो आ जाता है, दिख रहा है, ठीक, अगर जीरो आ गया तो हम डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दीजिए। वेन लिख दीजिए एफ ऑफ डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो, देन पी आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 जो एफ ऑफ डी था ना उसको डी प्लस ए से रिप्लेस कर दीजिए ई टू दी पावर ए। डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दीजिए। डी प्लस ए से रिप्लेस करने के बाद वापस से हम डी इज इक्वल टू ए रखेंगे, और अगर जीरो हो रहा है तो हम वापस से फिर रख देंगे, नहीं हो रहा है तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, अगर जीरो नहीं हो रहा है तो डी बराबर ए ही रखने पर ही उसका पी आई फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर डी बराबर ए रखने से डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है मतलब केस फेल हो रहा है, और केस फेल हो रहा है तब हमको क्या करना है, डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करना है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो मैं आपको करवाता हूँ। चलिए अभी एक केस और देख लेते हैं, फिर दोनों से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं उस पर। चलिए तो इस पे देखते हैं। ठीक, देखिए दूसरा केस बोलता है कि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल टर्म में दे रखा है, पॉलिनोमियल की एक्स टू द पावर एम, व्हेन क्यू कैसा हो, व्हेन क्यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम के केस में अगर आपको दे रखा है, ठीक है, अगर एक्स टू द पावर एम दे रखा है तो ऐसे केस में हम पी आई को क्या करेंगे, पी आई हमारे पास क्या होगा, 1/f ऑफ जो भी डी है एफ ऑफ डी इंटू एक्स टू द पावर एम, ऐसा लिखेंगे हम। तब हम इस डी की टर्म को आप ऊपर लेते जाएंगे और इसको एक बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करके हम लोग एफ ऑफ डी और ये इनवर्स बनेगा और ये एक्स टू द पावर एम। इसको कैसे ओपन करते हैं ये देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। अब ये जो इनवर्स की सीरीज बनेगी, ये देखिए लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग इन असेंडिंग पावर ऑफ डी अप टू डी टू द पावर एम। ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमको कहाँ तक डी को ओपन करना है, डी टू द पावर एम। ये जितना पावर होगा, अगर एक्स स्क्वायर है
तो डी स्क्वायर तक की टर्म तक ओपन करना है। अगर एक्स क्यूब है तो डी क्यूब तक की टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे। अगर एक्स टू द पावर 4 है तो डी टू द पावर 4 तक हम सीरीज को ओपन करेंगे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जनरलाइज होता है कि बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ तक उसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी एक्स टू द पावर एम की पावर होगी, सीरीज को आपको डी की उतनी ही पावर तक एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर तक लेके जाएंगे, एक्स क्यूब है तो डी क्यूब तक ओपन करेंगे, एक्स फोर है तो डी फोर तक ओपन करेंगे। ऑटोमेटिकली उसके बाद वो टर्म जीरो हो जाएगी। मैं अभी आपको क्वेश्चन में भी बताऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उसको ओपन करना बेसिकली इसके, चलो ये आगे सीरीज में होगा भी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। ये है देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है, ये लिखा हुआ है बाइनोमियल। बस इसको अच्छे से आप एक बार देख भी लीजिए, मैं समझा भी देता हूँ, और जिसको समझ में नहीं आए रट लो, क्योंकि ये तो आना ही आना है, यही बार बार आएगा आपको। ये जो चार चीजें मैंने लिख रखी हैं कि 1 प्लस डी टू द पावर माइनस वन बनेगा, या 1 माइनस, अब डी की जगह कुछ भी हो सकता है, डी टू द पावर माइनस वन, 1 माइनस डी की पावर माइनस वन, 1 प्लस डी की पावर माइनस वन, या यहाँ माइनस वन नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम चीज लिखी हुई है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए ये तो माइनस वन की है, तो फिर ये लिखी हुई है, ये माइनस टू की है, सॉरी, ये माइनस टू की है, ये भी माइनस टू की है। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको, तभी ये सीरीज आएगी। आती कैसे है, वो यहाँ से आती है। देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्लास 11 में पढ़ते हैं हम लोग, ए प्लस बी टू द पावर एन, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, मैंने दोनों के फॉर्म में लिख रखी है आपको। देखिए ए टू द पावर एन प्लस एन सी वन, ए टू द पावर एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू, मतलब ए की पावर जो होगी वो डिसेंडिंग टर्म में चलेगी, और जो बी की पावर होगी वो असेंडिंग में, मतलब बी की पावर बढ़ती जाएगी और ए की पावर घटते हुए टर्म में आप लिखते जाएंगे। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर एन, वेयर ए एंड बी आर एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अब इसी को हमने ए बराबर वन है और बी बराबर एक्स है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का टर्म आप देख लीजिए, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब अप टू डैश डैश डैश, ये सारी चीजें चलती जाएंगी। अब बस देखो मैं आपको ट्रिक क्या बता रहा हूँ कि आप दो चीजों को याद रखिएगा। क्या, कुछ नहीं याद रखना है आपको, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, आपने एक चीज याद रखो, उसी से सारा कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है, सिर्फ इस टर्म को बस याद रखेंगे आप। तो एन की वैल्यू यहाँ वन रख दोगे, माइनस वन रखोगे, तो एन की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन रख दीजिए, तो ये पूरी सीरीज में रखोगे एन की वैल्यू माइनस वन, तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 माइनस एक्स है, एक्स की जगह डी रख दीजिए और एन की जगह आप माइनस वन रखेंगे, तो ये सीरीज मिल जाएगी। अब यहाँ 1 प्लस एक्स है, एक्स की जगह डी और डी की जगह माइनस टू रख दोगे और इसमें रख दोगे, तो ये सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी। इसको माइनस टू कर लीजिएगा। ठीक है, और ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर, मतलब एक्स की जगह डी रख दो और एन बराबर, मतलब एक्स बराबर डी रख दो और एन बराबर माइनस टू रख दो, तो फिर तुमको ये मिल जाएगा 1 प्लस डी टू दी पावर माइनस। ठीक है, इन चारों चीज़ों को याद रखिएगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक टर्म आपको याद होनी चाहिए, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। अब x को और n, अगर यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस डी की पावर माइनस वन, थोड़ा सा प्लस साइन, प्लस के साइन जो साइन है उसमें अल्टरनेट में चलता है। अगर इस टर्म पे थोड़ा सा ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर ये टर्म पे और पावर में दोनों जगह सेम साइन है तो पूरी सीरीज प्लस में चलेगी। ठीक है, अब तो पूरी सीरीज किसमें, 1 प्लस डी की पावर माइनस एन में लिखूं या 1 माइनस डी की पावर माइनस वन लिखूं, नहीं, दोनों में अलग अलग हो जाएगा। एक मिनट, इसको तो आप हटा दो, मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए 1 प्लस डी की पावर
-1 अल्टरनेट में, क्योंकि इन दोनों पे साइन डिफरेंट है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। इसका मतलब ये किस में चलेगा, अल्टरनेट में चलेगा। तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब अप टू डैश डैश डैश। ये देखिए ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट में चलता है, और यहाँ देखो दोनों जगह प्लस प्लस होगा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, तो फिर पूरी सीरीज प्लस में चलेगी। ये याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर और पावर में अगर सेम साइन है तो पूरी सीरीज में प्लस ही लगाना है। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो देखिए सभी जगह प्लस आए, ठीक है। याद करना बहुत ही आसान है, केवल ये दो टर्म याद रखना है। और अगर -2 कर देंगे हम तो फिर ये 1 माइनस टू डी प्लस थ्री डी स्क्वायर माइनस फोर डी क्यूब, और अगर 1 प्लस डी की पावर -2 करते हो तो फिर 1 प्लस टू डी। अच्छा ये यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, ये माइनस हो, लिख दूँ क्या मैं, अलग से लिख देता हूँ। देखो एक तो 1 प्लस डी की पावर -1, ये तो अभी अभी बताया आपको क्या, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब और प्लस करके ये छोड़ दीजिए। दूसरी 1 माइनस डी की पावर -1, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस करके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा आपको बता देता हूँ, तीसरा ये कलर दिखेगा नहीं आपको, तीसरा क्या, अगर 1 प्लस डी की पावर -2 है तब क्या आएगा, क्योंकि साइन तो आपके पास अल्टरनेट में चलेंगे, 1 माइनस टू डी प्लस थ्री डी स्क्वायर माइनस फोर डी क्यूब और प्लस अप टू डैश डैश वैसे ऐसे चल जाएगा। चौथा क्या बनता है कि अगर 1 माइनस डी की पावर -2 है तो पूरी सीरीज प्लस में चलेगी, सेम यही रहेगी, बस ये जो अल्टरनेट में प्लस माइनस ये प्लस कर दीजिए। 1 प्लस टू डी प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर डी क्यूब और ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी को लेके सारा एक्सपेंशन ओपन होगा, अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या कॉमन लेना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान से हमको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा केस है, e टू द पावर ax का केस है। पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्क्वायर के टर्म में है, तो ये डी स्क्वायर वाई माइनस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 5। और भी सुंदर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो y को कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 5। क्लियर। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग ए ई से डिनोट करते हैं। जैसे ही हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो हम लोग पुट करेंगे क्या, डी बराबर एम। जैसे ही आप डी बराबर एम यहाँ उठा के रख दीजिए, सो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सेम वही मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो इसके फैक्टर आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, क्योंकि मेन फोकस आपका सी एफ पी आई पे होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने पे नहीं। ये अंडरस्टूड होता है। आप चाहें तो वैसे तो फटाफट निकल ही जाएगा, नहीं तो आप कैलकुलेट, जिसको ज़्यादा दिक्कत हो कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसके रूट आपको क्या मिलेंगे, एम माइनस टू और एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एम बराबर आपको मिला 2 एंड 1, ठीक है। एम के दो रूट मिल गए, 2 और 1। दोनों रूट क्या है यहाँ पे, रियल है और डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट का फॉर्मूला सी एफ क्या होता है, C1 e टू द पावर m1 मतलब 2x प्लस C2 e टू द पावर m2 मतलब 1 इंटू एक्स मतलब x। ये सी एफ निकल आया। अब क्योंकि इसका पी आई तो निकलेगा ही, क्योंकि q इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x है। तो देखिए फॉर पी आई, तो पी आई इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन एफ ऑफ डी का जो टर्म हो उसको लिखिए और इंटू में क्या q। तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी, डी का टर्म कौन सा है, डी का टर्म कौन सा है, ये टर्म, इस टर्म को आपको वहाँ लिखना होगा। इसको चाहे तो
कभी किसी केस में हमको फैक्टर की ज़रूरत होती है तो हम फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और या पूरा एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो आप इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा चाहिए वैसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, मैं इसको लिखूंगा। तो डी स्क्वायर माइनस 3d एंड प्लस 2, और क्यू की वैल्यू रख दीजिए, क्यू इज e टू द पावर 5x, वेयर ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो फॉर पी आई का केस हमारा क्या बोलता है, व्हेन क्यू इज इक्वल टू e टू द पावर ax, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू ए टू e टू द पावर ax। ठीक है, अगर e टू द पावर ax का केस है तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द केस ऑफ पी आई, यही चीज मैं वहां रखूंगा। तो देखिए पी आई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी इज इक्वल टू ए, इसमें रख दीजिए, तो रखोगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 और प्लस 2 और इंटू में e टू द पावर 5x। बस ये नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए रखने के बाद, तो देख लेते हैं, वैसे जीरो नहीं हो रहा है। 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 और प्लस 2 इंटू e टू द पावर 5x, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 25 और ये कितना हुआ 10 प्लस 2 12, 1/12 e टू द पावर 5x, ये क्या हो गया पी आई। ठीक है, सो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डी ई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। आपको लिखना है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ नहीं देना है, y बराबर सी एफ जो आया था वो लिख दीजिए, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर x e टू द पावर x प्लस पी आई, और पी आई क्या निकाला, ये निकाला 1/12 e टू द पावर 5x, so 1/12 e टू द पावर 5x, दिस इज द आंसर। बस आप इसको ऐसे डब्बे में बंद करके एग्जाम में, और यहाँ आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सबसे आसान केस है ये, पीआई का पहला केस, और वो भी सबसे आसान। और इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं इस पर और भी क्वेश्चन आपको करवा दूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास जो मैंने आपको दूसरा केस बताया x टू द पावर m, क्लियर, क्योंकि कैसे पता चला, ये दिख रहा है साफ साफ, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है x टू द पावर m वेयर m बराबर 2, तो ये कैसा केस है, x टू द पावर m के लिए। CF का केस तो कुछ है ही नहीं, वही जैसा बताया है सेम वही, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 4d, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, क्यू मतलब एक्स स्क्वायर, ये इतना टर्म। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, और कभी जैसा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, कभी डी स्क्वायर वाई मतलब डी के फॉर्म में लिखा होगा, कभी उनके नोटेशन में लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ऐसा दिया है तो आपको ऐसा लिखना है, और अगर ऐसा ही दिया हुआ है तो इसके आगे आपको सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डी स्क्वायर के टर्म में या डी क्यूब के टर्म में कुछ इस टाइप से जनरल फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे पहला काम। ठीक, चलिए तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दीजिए, ए ई, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी बराबर एम पुटअप करते हैं, डी बराबर एम रखोगे तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, और इसको उठा के 0 के इक्वल किया जाता है क्योंकि सी एफ है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि m माइनस 2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0 है तो m बराबर सिर्फ 2 लिख देते हैं, जो कि पूरा गलत हो जाता है। यहीं से हम आगे क्वेश्चन को भी चेक नहीं होता है। ठीक है,
m बराबर 2 लिखने का मतलब है आप कह रहे हो कि इसका एक ही रूट है, जबकि मैंने जो या एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है आपको वहाँ सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, तो उसके कहने का मतलब ही है कि इसके दो रूट है, जबकि आपके अकॉर्डिंग एक ही निकला। भले ही वो दो रूट इक्वल हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों रूट क्या है, टू टू है, ना कि एक ही टू है, क्योंकि दोनों के लिए केस है। हो सकता है ये क्यूबिकल इक्वेशन हो और तीनों रूट आपको इक्वल मिल रहे हो, तो आपको तीनों बताने पड़ेंगे कि टू टू टू, तीन है तो थ्री थ्री थ्री, फोर है तो फोर फोर फोर, जो भी है क्योंकि बस आप इतना ध्यान दीजिए कि जितना उसका मैक्सिमम ऑर्डर है उसके रूट उतने ही होंगे, और अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो आपने गलत किया है। ठीक है, आप उसको वापस से एक बार फिर से चेक करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे रूट हमको कैसे दिख रहे हैं, रूट क्या है, रियल है और इक्वल है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि CF का केस नंबर 2, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब हमारा CF क्या होता है, CF इज इक्वल टू, देखिए मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, C1 प्लस एक्स इंटू C2 e टू द पावर mx, वेयर m इज द वैल्यू ऑफ द m की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, वेयर m बराबर क्या है 2, रख दो यहाँ पे, तो CF क्या हो जाएगा C1 प्लस एक्स इंटू C2 e टू द पावर 2x, ये आ जाएगा आपके पास CF। ठीक, अब आते हैं हम लोग PI की तरफ। तो देखिए PI कैसे निकालेंगे, PI का जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/f ऑफ डी क्यू, ये लिखते हैं। एफ ऑफ डी का मतलब जो डी के टर्म में इक्वेशन बनी है उसको लिख लीजिए, ये है डी की इक्वेशन, दिख रही है, इसको एज इट इज लिख दीजिए आप, डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 4। ठीक, और इंटू में क्या क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक, हाँ अब यहाँ पे आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। सीरीज बनाने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको 1 प्लस डी या 1 माइनस डी के टर्म में बनाना है। 1 प्लस डी या 1 माइनस डी के टर्म में अपने आप सीरीज बन जाएगी। बस आपको करना क्या है कि नीचे से डी की मिनिमम पावर को कॉमन लेना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ डी की मिनिमम पावर क्या है, तो बहुत से लोगों को लगेगा कि डी की पावर 1 है, तो 1 है, जबकि 1 नहीं है। यहाँ डी की मिनिमम पावर क्या है, डी की मिनिमम पावर क्या है 0 है। हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं डी टू दी पावर 0। कहने का मतलब डी की मिनिमम पावर क्या है, जहाँ कांस्टेंट टर्म लिखा हो, तो आप सीधा कांस्टेंट टर्म को उठा के 0 कर देंगे। क्लियर, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, चाहो तो मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन में, टेकिंग कॉमन ऑफ मिनिमम पावर ऑफ डी, इसका मतलब दैट इज कांस्टेंट टर्म, तो मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। ये पहला क्वेश्चन बता रहा था, तो जो मैंने बताया है मैंने उसको उसी टर्म में लिख दिया है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म ऑफ डिनोमिनेटर बोले या मिनिमम पावर ऑफ डी बोले, उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिए जब भी हम यहाँ से किसी भी टर्म को अगर मैं कॉमन लूँगा, मैं 4 को कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मिनिमम पावर ऑफ डी क्या है 4, तो आप 4 को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, लिख दीजिए। अगर 4 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ तो 1 बचा, लेकिन बाकी में 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आप चाहो तो पहले इसको लिख सकते हो, या चलो मैं लिख देता हूँ क्या, डी स्क्वायर माइनस 4D और अपॉन में क्या 4, और ये 4 कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस में 1, यही टर्म आएगी कि नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल मत लगाइएगा आप, जो कांस्टेंट टर्म ले रहे हो वहाँ 1 बचा, बाकी की पूरी टर्म में उसको डिवाइड करके लिख दो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही बनाना, बहुत आसान बनेगा। दिस इज एक्स स्क्वायर, 1/4 तो कांस्टेंट है, आप बाहर लिखा रहने दो, इस पूरी टर्म को उठा के ऊपर लेते जाइए। अब देखो ये +1 लिखो या 1 प्लस ये लिखो, कोई अंतर पड़ता नहीं है। हाँ अगर माइनस होता तो जरूर डिफरेंस आता, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 प्लस डी या 1 माइनस डी के टर्म में बनेगा। तो अभी ये 1 प्लस ये पूरा टर्म क्या है एफ ऑफ डी, तो इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4D अपॉन 4, और ये क्या हो गया इसका इनवर्स, और ये एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको, मैं यहाँ सीरीज फिर से लिख देता हूँ, क्या 1 प्लस डी की पावर
माइनस वन, सीरीज क्या होती है 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब अप टू डैश डैश, ये सीरीज होती है। ठीक है, अब यहाँ डी की जगह क्या लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म एज अ डी को कंसीडर होगा। ठीक है, बाकी डी की जगह ये पूरा टर्म लिखते चले जाइए, आपको मिल जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ 1/4 एज इट इज लिखा, मैं इसको अगर ओपन करूँगा तो 1 तो एज इट इज लिख दिया, माइनस है डी, ये पूरा टर्म डी है तो इस पूरी टर्म को लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस 4d और अपॉन में क्या 4, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या आता है प्लस डी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4, हाँ डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4 और इसका क्या होल स्क्वायर, और प्लस आगे कुछ भी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है लिखने की ज़रूरत, मैंने आपको बताया था डी की उतनी ही पावर तक इस सीरीज को एक्सपेंड करना है जितनी एक्स की पावर दी हो। तो यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2, तो डी की मैक्सिमम 2 पावर तक ही आपको इस ब्रैकेट में या सीरीज को एक्सपेंड करना है, उसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। चलिए तो अब मैं आगे लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो ठीक है, अब एक्स स्क्वायर यहाँ कंसीडर होगा। देखिए यहाँ पे तो डी स्क्वायर है, यहाँ 4d है, चलेगा ये टर्म चलेगा। जब आप इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब आप डी स्क्वायर माइनस 4d होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसको होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए डी स्क्वायर है और बी 4d है, होल स्क्वायर ओपन ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे डी टू द पावर 4, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, 4d स्क्वायर आएगा यहाँ पे वो कंसीडर होगा, और 2ab जो आएगा 4 इंटू टू इंटू डी स्क्वायर इंटू डी, तो ये डी क्यूब हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आगे एक्सपेंड करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/4, एक्स स्क्वायर को 1 में किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस ये 1/4 में कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस 4d और इंटू में क्या एक्स स्क्वायर। देखिए लिखने का तरीका भी सीखिए। अब इसको आप ओपन कर दो, ओपन करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो यहाँ पे प्लस में क्या कर दो 1/16, ये मैंने एज इट इज लिखा, और ऊपर जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको आप ओपन करके लिख दीजिए। ओपन करके लिखोगे तो क्या आएगा d टू दी पावर 4 प्लस 16d स्क्वायर और माइनस में 4 टू द 8d क्यूब, और इसको बंद कर, ठीक है, और इनटू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसको बंद कर दो। क्लियर, अब जहाँ पे जो जो डी का टर्म बस नहीं बचना चाहिए, तो देखिए मैं अब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/4, इस एक्स स्क्वायर का तो कुछ नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर लिखा रहने, माइनस 1/4 है इट इज लिखा मैंने, इसको आप एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4d एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, प्लस यहाँ लिख रहा हूँ 1/16, अंदर की टर्म आप करोगे जब तो देखिए क्या आएगा डी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ करोगे तो प्लस 16d स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस में 8d क्यूब एक्स स्क्वायर, अगला टर्म लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। अब देखिए क्या आएगा 1/4 एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, माइनस 1/4 एज इट इज लिखा, ये देखिए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर को 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। देखो मैं इसको अलग से इधर बता रहा हूँ, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब इसका क्या है डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 बार लिख दिया मैंने, डी ऑफ डी का मतलब है डी बाई डी एक्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स,
तो एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा 2x। अब डी ऑफ 2x, इसको फिर डी का मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब की बार करोगे तो क्या आ जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो मैक्सिमम ये एक्स स्क्वायर कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ 2 बार, ठीक है। अब आगे अगर आप डी क्यूब करते हो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि डी की मैक्सिमम पावर आपको कहाँ तक ले जानी है, जितनी एक्स की पावर हो। तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 थी, तो हम डी को सिर्फ 2 तक ही ओपन करेंगे, उसके आगे की टर्म सारी टर्म को हम देखते ही 0 कर देंगे। अगर कहीं मिल रहा है तो उसको लिखना है, और अगर डी स्क्वायर के ऊपर की टर्म है, यहाँ पे तो डी स्क्वायर है, अगर ये डी एक्स क्यूब होता तो मैं इसको क्यूब की टर्म भी लिखता, एक्स की पावर 4 होता तो मैं 4 वाली टर्म को भी कंसीडर करता, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो मुझे सिर्फ डी स्क्वायर की टर्म को लेना है। बाकी जैसे ये वाला टर्म है डी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, डी क्यूब है ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी का जो बच रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, देखो 1/4 लिखा, ये मैंने अभी आपको बताया कितना आया 2 माइनस, अब ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए डी ऑफ एक्स स्क्वायर ये यहाँ किया था कितना आया था 2x, लिख दीजिए यहाँ पे, तो 4 इंटू 2x, इसको बंद कर दीजिए, प्लस 1/16 एज इट इज लिखा, इसको करिए, ये दोनों 0 हो चुके हैं। वैसे भी एक्स स्क्वायर को 4 बार, तीसरी बार में ही एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर, तो ये भी 0 ये भी 0, 16 को मैंने एज इट इज लिखा, और डी स्क्वायर का मतलब है 2, और इसको बंद करो, और ये भी बंद। अब जो जो बचा है उसको लिख लीजिए, 1/4 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -1/4, 2 माइनस 4 टू जा 8x, और प्लस 16 से 16 को कैंसिल कर दीजिए तो सिर्फ 2 कंसीडर होगा, ठीक है। कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा तो लिखा रहने दीजिए 1/4, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1/4 को -1/4 को अंदर करोगे तो माइनस में 1/2, और माइनस माइनस प्लस में 8x हो जाएगा, और यहाँ तो होगा नहीं +2, ये 1/2 माइनस में 1/2 और 2 कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/4, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा प्लस में 3, ये आपका पी आई आ जाएगा, ठीक है। अब आप y बराबर जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन आप क्या लिखेंगे, y बराबर CF प्लस पी आई, सो y बराबर CF क्या आया था आपके पास, ये लिखा हुआ है देखिए, C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर 2x, C1 प्लस एक्स इंटू C2 e टू द पावर 2x, प्लस पी आई जो आया उसको लिख दीजिए 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3/2, यही आपका आंसर। क्लियर। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़, जहाँ पे जो इस चीज़ का मीनिंग है, क्या करना है हमको, उसको सीरीज को कहाँ तक लेके जाना है, कब कौन सा केस लगाना है, अगर x टू द पावर m का केस मिलता है तो आपको सीरीज एक्सपेंशन करना होगा, e टू द पावर x का केस दिखता है तो डायरेक्टली इसको कर देना होगा। क्लियर। वैसे आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं कि ये जो सीरीज एक्सपेंशन होता है ना, अगर आपको कोई सा भी केस नहीं पता है, कोई सा भी केस नहीं आता है, तो सीरीज एक्सपेंशन से आप सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हायर ऑर्डर के कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है सीरीज एक्सपेंशन अगर आपको कोई और केस में है तो वो बहुत लेंथी हो जाता है, और अगर आपको केस पता है तो आप डायरेक्टली e टू द पावर ax रख देंगे, जैसे मैंने आपको e टू द पावर ax में बताया कि आप d की प्लेस पे a रख दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि d इज इक्वल टू e टू द पावर ax के केस में हम क्या रखते हैं, d के प्लेस पे क्या रखते हैं, तो आप पूरी सीरीज को, जैसा मैंने ये बताया है कि आप सीरीज को ऊपर लेके जाइए, सीरीज को इनवर्स के फॉर्म में बनाइए, सीरीज बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, तो भी वो वही चीज़ें आएंगी। बस अगर केस याद है तो वो 3 से 4 लाइन में हो जाएगा, और अगर आप सीरीज लगाएंगे तो देख रहे हैं आप ये, तो जब हमारा कंपल्सन होगा कि ये सिर्फ सीरीज से ही होगा तब तो हम सीरीज लगाएं तो बेटर होगा, और अगर नहीं पता है, कोई ऑप्शन ही नहीं, हमें याद ही नहीं है, तो ये ऐसा केस है जिसे आप कहीं पे भी अप्लाई कर दीजिए। बस हो सकता है कि कहीं लेंदी हो जाएगा और कहीं पे
आसान तो कहीं नहीं होगा, सभी जगह आपको सीरीज ही ओपन करना होगा और ऐसा ही आएगा। ये तो बहुत छोटा सा एक ही केस था, इसलिए एक बार में ही हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, या ये आगे कौन सा है ये। अच्छा, मैंने आपको, अच्छा ये केस बताया क्या। हम्म, चलिए पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही है, वन प्लस एक्स की आपको सीरीज दिख रही है ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो एक्स टू द पावर m का ही केस लगना है। बस यहाँ पे फंक्शन आपको कैसा दे रखा है, क्यूबिकल दे रखा है। क्या, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 × dy/dx इज इक्वल टू 1 + x। देखिए थोड़ा सा तो मैं अगर बहुत धीरे धीरे बताऊंगा ना, तो मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटे में हम एक ही क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए है, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाएंगे। अगर कहीं पे लगता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ। आप इसको पहले ये आपको जनरल फॉर्म दे रखी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, इसको डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d और इंटू में y इज इक्वल टू 1 + x। अब आप इसकी ऑक्सिलरी बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं d बराबर m और q को 0 रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 6m माइनस ही था ना, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0। आप देखिए m की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, मतलब इसके 3 रूट मिलेंगे। आपको दिख रहा है सभी में m है, m को कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो या तो m बराबर 0 होगा, एक रूट तो यहीं से मिल गया, और दूसरा या फिर m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बराबर 0। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 3m और प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू क्या, 0। m को कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 3 यहाँ आएगा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 3 यहाँ आएगा इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा m प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो केस मिले आपको, क्या, m बराबर 0 पहला, और या तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू माइनस 2, और या फिर m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू, ये आपको 3 रूट मिलेगा, क्लियर। एक m बराबर 0, एक m बराबर माइनस 2 और एक m बराबर, देखिए तीनों रूट रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो नथिंग एल्स, केस 1 लगा दीजिए CF का। क्या बोलता है कि CF इज इक्वल टू C1 ई टू द पावर mx m1x प्लस C2 ई टू द पावर m2x प्लस C3 ई टू द पावर m3x। एक को m1 m2 m3, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको m1 ले रहे हैं किसको m2 ले रहे हैं, नथिंग एल्स, क्योंकि कांस्टेंट ऑलरेडी इंक्लूड है, आप आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए C1 ई टू द पावर m1 मैं 0 लेता हूँ तो 0 इंटू एक्स, प्लस C2 ई टू द पावर m2 को मैं माइनस 2 लेता हूँ तो ये माइनस 2x, प्लस C3 ई टू द पावर m3 को 3 लेता हूँ तो दिस विल बी 3x। दिस इज द CF का काम है। अब थोड़ा सा और, ये e टू द पावर 0 को 1 लिखना चाहते हो तो एक बार और लिख देता हूँ CF, क्योंकि e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो C1 प्लस C2 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस C3 ई टू द पावर 3x, ठीक है। इसको चाहें तो एक सुंदर से डब्बे में आप बंद करके लिख दीजिए, जिससे कुछ लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया CF। अब आते हैं हम लोग PI। तो देखिए PI क्या होता है, 1/f ऑफ d, जैसा मैंने बताया, इसीलिए मैं हर एक टर्म को बार बार लिखता हूँ, ताकि आपको एक बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, 3 बार नहीं आए, कब तक नहीं आएगा, आपको जरूर आएगा, ठीक। f ऑफ q, तो 1/f ऑफ d में हम कौन सा टर्म लिखते हैं, जो टर्म हम यहाँ लिखते हैं, क्लियर। ठीक, तो d की इस टर्म को लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखा जाए, d क्यूब माइनस d स्क्वायर और माइनस में 6, और क्यू क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। मैंने आपको क्या बोला था कि d की मिनिमम पावर को कॉमन लेना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है, सभी जगह d दिख रहा है, यहाँ d की पावर 3 है, यहाँ d की पावर 2 है और यहाँ d की पावर 1 है, तो यहाँ d की मिनिमम पावर क्या है, d, उसके साथ 6d भी है, उसको भी बाहर ले लो आप, तो क्या आ जाएगा 1 मैं अच्छा माइनस 6d लूँ, माइनस में 6d को ले लूँ, माइनस में 6d को लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास, ये 1 बचेगा और ये दोनों टर्म माइनस में हो जाएंगे, तो ये माइनस में, अच्छा माइनस यहाँ पे बहुत केयरफुली लगाइए, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया तो अंदर चेंज नहीं करूँगा, क्या, d क्यूब माइनस में d स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, माइनस में 6d है ना अपॉन ये, इसको ऐसा 1 प्लस, ठीक है, सही लिखा है। बिल्कुल सही लिखा हुआ, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को, ये देखिए 1 माइनस डी, ये पूरा डी हो जाएगा, अब आप इसको उधर माइनस में 1/6d ये लिखा रहने दीजिए, इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6d, और इस पे पावर क्या -1 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इससे पहले अभी बताया आपको 1 माइनस डी में देखिए दूसरे टर्म में आपको सीरीज फिर से लिख के बता देता हूँ। यहाँ कौन सी सीरीज लगेगी 1 माइनस डी की पावर -1। कैसे ओपन होगा ये 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब और प्लस करके इसको छोड़ दीजिए, ये सीरीज यहाँ पे आ जाएगी। 1 है माइनस है, ये पूरा डी हो जाएगा और ये -1। क्लियर। अब देखो x की यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो हमको d की सिर्फ 2 पावर तक ही इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, ज़्यादा लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो देखिए बाकी का आगे का टर्म वैसे ही लिखा रहने दीजिए। क्या आएगा माइनस में (1/6d)। ठीक है, और इसको आप ओपन करोगे तो क्योंकि दोनों जगह माइनस है पूरी सीरीज प्लस में चल रही है, तो क्या आएगा क्या आ जाएगा ये 1 प्लस डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6d। अब देखिए ये 1 प्लस डी तो हो गया। अब जैसे ही आप डी स्क्वायर करोगे तो आप खुद देखो कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, डी क्यूब है और ये डी स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर करोगे तो 6 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, और 2ab आएगा तो 3 और 2 5, सारी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब आगे की टर्म मुझे लिख सब सारी यहाँ पे जितने इसके स्क्वायर में जितनी भी टर्म मिलेंगी वो डी स्क्वायर से ऊपर की होंगी, इसलिए उनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बस इसके आगे ऐसे करके छोड़ दीजिए। ठीक है, और इनटू में क्या है 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस में 1/6d, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को 1 में करोगे तो ये एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लस में 1/6d, ये मैंने ऐसे लिखा। ठीक, और यहाँ पे क्या किया, देखो मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। क्या करेंगे हम डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर इंटू में क्या आएगा 1 प्लस, आगे की टर्म हमको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब माइनस में 1/6d, ये एज इट इज लिखा हुआ है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जैसा लिखा है लिखा रहने दो। 1 प्लस 6d को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ये भी अभी लिखा रहने दो। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी क्यूब के साथ लेके जाओ। जैसे ही आप डी क्यूब के साथ लेके जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, तो पास में आ गया इसको। वैसे भी हमारे बच्चे महान। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना टर्म आया, और फिर माइनस में डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना टर्म है। ठीक है, मैंने बोला माइनस में 1/6d, ये एज इट इज लिखा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1/6d को भी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो इधर करली ब्रेसेस लगा लो। डी क्यूब मैंने बोला स्क्वायर है तो वो सिर्फ 2 बार ही डिफ्रेंशिएट होगा, एक बार करोगे तो 2x आएगा, दूसरी बार करोगे 2 आएगा, और तीसरी चौथी पांचवी चाहे जितनी बार करो वो हमेशा क्या हो जाएगा 0। तो डी क्यूब हमेशा ये पूरा टर्म क्या मिल जाएगा आपको 0, क्योंकि ये क्यूब है। तभी मैंने बोला था डी स्क्वायर के ऊपर की टर्म लिखने की जरूरत नहीं। माइनस अब डी स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार करोगे तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, दूसरी बार करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब माइनस में 1/6d, ये एज इट इज लिखा रहने दीजिए, कुछ मत करिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी लिखा रहने दीजिए, 1/6 एज इट इज लिखो, और ये जो -2 है इसको आप चाहो तो इसको एक काम करो -2 से डिवाइड ही कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा 0 -2 मतलब -2 -2/6 करोगे तो यहाँ माइनस कर दो, और ये 1/3 कर दिया मैंने, काट दिया, और 1/d ऑफ क्या बचा 1। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ नहीं बचा तो तुम छोड़ दो उसको 0 कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि 1/d का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी बताया भी था, हालांकि 1/d मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ये होता है, ये वही करेंगे हम। तो माइनस में 1/6d, ये एज इट इज लिखा, 1 + x² एज इट इज लिखा, -1/3 एज इट इज लिखा। इस 1/d को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन के साइन से। तो ये इंटीग्रेशन 1 × dx मतलब dx, ठीक है। माइनस में 1/6d, 1 + x² को कुछ करना नहीं है, -1/3, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x, इतना टर्म मिला। अभी भी देखो, हमको तब तक नहीं बंद करना है जब तक पूरे उससे d खत्म ना हो जाए। फिर ये यहाँ दिख रहा है हमको, इसको मैं क्या लिख दूँ, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो और सुंदर लिख के बता देता हूँ, तो आपको पूरा एक एक चीज़, मैं इसको क्या 1/6 ये लिखो और ये 1/d लिख सकते हैं ना। अब ये 1/d क्या हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिख दें, माइनस में 1/6 इंटीग्रेशन, अब ये पूरा फंक्शन है उसके लिए, तो 1 + x² -x/3 × dx, ऐसे ये 1/d इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया और ये पूरा फंक्शन और dx। अब क्या आया, माइनस में 1/6 बंद कर दीजिए, dx × 1 मतलब x आ गया, प्लस x² × dx, x² को इंटीग्रेट करोगे तो x³/3 -1/3 एज इट इज लिखा, और x को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x²/2। बस अब देखिए यहाँ कहीं पे भी d नहीं बचा, मतलब यही इसका आंसर है। क्या आ गया, पी क्या आ गया आपका, यहाँ से पी क्या आ गया, पी इज इक्वल टू माइनस में 1/6 x + x³/3 -x²/6, ये आ गया पी। ठीक, बस अब कुछ नहीं करना है, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, y = CF + PI, y = CF + PI, ये उसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। आप ऐड करके लिख लीजिएगा, वही आंसर होगा। CF कहाँ निकाला था हमने, ये है, और PI हमारा ये है, इन दोनों को ऐड करके लिख लें, आंसर मिल जाए। तो देखिए एकदम आसान है, कुछ नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है, मुझे सीरीज बनाना है, सीरीज बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डी की मिनिमम पावर को कॉमन लेना है, 1 + d या 1 - d का टर्म बनेगा, उसको ओपन कर देना है। मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं, चारों में से कोई ना कोई सेट हो जाएगा, या तो 1 + d की पावर -1, या 1 - d की पावर -1, या 1 + d की पावर -2, या 1 - d की पावर -2, इन चारों में से कोई ना कोई 100% लगेगी। मैंने 2 क्वेश्चन किए, दोनों में वही लगी, आगे भी वही लगती है। आप ये फॉर्मूला लगा दिया, जो भी कांस्टेंट टर्म कॉमन लेने के बाद जो भी टर्म 1 के अलावा जो बचता है वो सब d कंसीडर करते हैं। d को हम x की जो भी पावर होती है उतनी ही पावर तक हम d को भी एक्सपेंड करते हैं सीरीज में, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ d की मैक्सिमम पावर 2 थी, तो मैंने d को भी स्क्वायर मतलब d की भी मैक्सिमम पावर 2 तक ही ओपन किया, इसके आगे का टर्म नहीं लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जहाँ d है, d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो जहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा था वहाँ मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, जहाँ इंटीग्रेशन हो रहा था वहाँ वहाँ मैंने इंटीग्रेट करके रख दिया। फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसको समझने में कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूँगा। क्लियर, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने अभी आपको 2 केसेस देखे हैं, और बता भी देता हूँ मैं, उसके बाद इस केस को मैं नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करवाता हूँ, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना,
तो हम लोग आज दो केस पढ़े, e टू द पावर ax के लिए और x टू द पावर m के लिए। हमने दोनों केसेस को पढ़ा, उनका CF कैसे निकालते हैं, उनका PI कैसे निकालते हैं। जिन्होंने भी इसको नहीं देखा है, एक बार फिर से रिवाइंड करके सारा वीडियो देखिएगा, पूरा शुरुआत से देखिएगा, आपको CF PI और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी और भी केसेस हैं, कम से कम 3 से 4 केसेस और हैं, जिनको मुझे 1 से 2 क्लास में हम उनको कंप्लीट करेंगे। और जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाइए। आप शुरुआत से इस चीज़ को अगर समझेंगे तो आपको आगे भी पूरे, क्योंकि M2 में मैक्सिमम डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, पूरी 3 यूनिट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। और अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आता है तो इन 3 यूनिट को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर एक टॉपिक को आप शुरुआत से पढ़िए। मेरा कहना मानिए, आप जो इसकी प्लेलिस्ट में शुरुआत से जो वीडियो डले हुए हैं, चाहे वो बर्नौली के हों, चाहे वो लीनियर के हों, वेरिएबल सेपरेबल के हैं, एग्जैक्ट के हैं, सारा वीडियो इसमें पड़ा हुआ है। आप उसको कंप्लीट देखिए और इसको भी एक बार और देखिएगा। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको आगे फर्दर वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। इसके और भी क्वेश्चन हम देखेंगे। और थैंक यू, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसा कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।